Hello everyone, welcome to all of you on the platform of Dream Achievers. So as our content says that you are at the right place if you are preparing for the teaching exams. आज की इस वीडियो में हम हमारे CTET लेवल 2 के CDP के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। आई होप कि आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम हमारे क्वेश्चन CDP के जो क्वेश्चंस हैं उनकी सोल्विंग करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Jean Piaget believed that knowledge is a visible behavioral change that can be measured with reality, constructed by the child rather than being passed passively from the environment, innate and given rather than acquired through interaction, co-constructed in interaction with more knowledgeable others. जेन प्याजे का मानना है कि ज्ञान है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। तो यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, मेजर्ड। तो नॉलेज को हम कभी मेजर्ड नहीं कर सकते, तो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी कि व्यवहार पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो बच्चा यहाँ पर पैसिव है। बच्चा एनवायरनमेंट से पैसिव कैसे हो सकता है कि बच्चे के डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। इनेट एंड गिवन रेदर देन अक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शंस। इनेट है, जन्मजात होती है, और इंटरेक्शन के थ्रू उसको अक्वायर्ड किया जाता है। क्या कि यहाँ पर बच्चे को जन्म मतलब अक्वायर्ड इनेट बता रहे हैं नॉलेज को। फोर्थ क्या है, को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि यहाँ पर बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर है। और जीन पियाजे है एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है और वो बच्चे को हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस, यहाँ पर बच्चा क्या है, इंटरेक्शन में बच्चा क्या है, एक्टिव लर्नर है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट। एडोलेसेंस के बारे में, किशोरावस्था के बारे में कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एक्सपीरियंसेस एडोलेसेंस इन सिमिलर मैनर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे हैं एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले ही ऑप्शन से पता चल गया है, क्योंकि ये क्या बात कह रहा है कि जो सभी बच्चे हैं वो सेम, सभी बच्चों में एक साथ मतलब क्या कह रहा है कि बच्चों पे कल्चर का कोई इफेक्ट नहीं होता। सभी कल्चर के बच्चे हैं वो एक साथ एक जैसी मैच्योरिटी में प्रवेश करते हैं, एक साथ उनमें मैच्योरिटी आती है, एक साथ उनमें एडोलेसेंस होता है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चे पर जो है कल्चर का इन्फ्लुएंसेस होता है। तो यहाँ पर हमारा जो नोट, और वैसे भी यहाँ पर नोट लिखा हुआ है तो आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। कौन सा जो कथन है वो महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलवर्स और पनिशमेंट फॉर फियर ऑफ ह्यूमिलिटेशन। फोकस ऑन अचीविंग ए सर्टेन लेवल, फोकस ऑन अचीविंग ए सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कॉम्पिटिंग विद अदर्स। Focus on improving one's skills and understanding a task. Focus on achieving a high grade for receiving external rewards. तो मास्टरी गोल्स में यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है, अवॉइडिंग फेलवर एंड पनिशमेंट फॉर फियर ऑफ ह्यूमिलिटेशन, यानी कि डर, अपमान या डर के असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। तो ये तो मास्टरी गोल नहीं हुआ। फोकस ऑन अचीविंग ए सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कॉम्पिटिंग विद अदर, दूसरों को कॉम्पीट करना, ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है। फोकस ऑन इम्प्रूविंग वन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टास्क, ये कह रहा है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल, अपनी समझ को बढ़ावा देना, अपनी समझ में सुधार लाना। ये क्या है, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है वो हमारा सही दिख रहा है। फोकस ऑन अचीविंग ए हाई ग्रेड फॉर हाई ग्रेड, ग्रेडेशन सिस्टम पर तो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज में ध्यान देना ही नहीं चाहिए। तो थर्ड जो है वो हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। द टीचर लेट्स द स्टूडेंट लर्न इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट इंटरफेयर इन देयर लर्निंग, कि जो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को है इंडिपेंडेंटली छोड़ देना चाहिए और उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। द टीचर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी इन द क्लासरूम, टीचर क्या है, अथॉरिटेटिव होना चाहिए। टीचर
उसका रोल देखिए कंस्ट्रक्टिव नॉलेज में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो टीचर का रोल है वो अथॉरिटेटिव नहीं, टीचर का रोल फैसिलिटेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर अथॉरिटेटिव रोल में टीचर है तो ये भी गलत हो गया। द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड्स स्कैफोल्डिंग एज व्हेन दे रिक्वायर्ड, यानी कि बच्चे को प्रयोग करने के लिए डाइवर्स लर्निंग है यहाँ पर दे रहा है बच्चे को, और एक्सपेरिमेंट बच्चा खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना सीखे, और जब उसको ज़रूरत महसूस हो अवलंबन है जो टीचर उसको प्रदान करे। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एडहेरेंस, स्ट्रिक्ट यहाँ पर बच्चे को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ ये नहीं जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स for symbols such as letting the letter X stand for an unknown numeral develop during and enable the children to learn। तो ये किस स्टेज में आता है? कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्सर X को अज्ञात अंक मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जैसे कि ये क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछा जा रहा है कि जैसे हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू X होगी, तो ये हमने माना कि वैल्यू हमारी x होगी। तो ये इसके कौन से स्टेज में आता है? तो ये अगर यहाँ पर हमारे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंजर्वेशन एंड सीरिएशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंजर्वेशन एंड सीरिएशन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो यहाँ पर जो हमारा ये आएगा, ये हमारा आएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जाएगा ये, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चनिंग दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है हमारे पास, हु इज द प्रोटोगेनिस्ट ऑफ टू किल ए मॉन्किंग बर्ड। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में यह देखना है कि एनालाइज इंफॉर्मेशन, एनालाइज करना है, और ये जो क्वेश्चन है हु है, व्हाट है और व्हाट है, ये तीनों सिर्फ एक यानी कि वन लाइन उसका जवाब देने के लिए, हु कौन, एक लाइन का जवाब मिलता है यहाँ पर, व्हाट क्या, व्हाट ये एक लाइन का जवाब मिलता है, लेकिन हाउ क्या है, हाउ डिस्क्राइब, यानी कि हाउ में बहुत सारी चीज़ों का जवाब, एनालाइज ये क्वेश्चन यहाँ पहले वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हाउ, इसमें कैसे कैसे हमने किया, बहुत सारी चीज़ों की, यानी कि एनालाइज करने की सेंस इसमें आ रही है। तो ये हमारा आंसर होगा, हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिज्म। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। यानी कि रीजन है इमोशंस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, यानी कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये तो सही बात है कि इमोशंस हैं वो जरूरी है, इमोशनल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। और यानी कि स्टूडेंट और टीचर में क्या होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए, यानी कि अटैचमेंट होना चाहिए, बच्चों का स्कूल से भी अटैचमेंट होना चाहिए, तभी तब क्या है, बच्चे अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे और इन्वायरमेंट में अपने आप को अच्छे से अडेप्ट है वो बच्चे कर पाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, दोनों यहाँ पर दोनों बात सही है। तो होगा हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, asking critical questions such as how much and what, and asking critical questions such as how much and in what ways are various gender represented in textbook and media would encourage discouraging gender role flexibility, strengthening gender consistency, reinforce gender identity, questioning gender stereotype। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, questioning gender stereotype। नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस अमॉन्ग लर्नर ए टीचर शुड इम्प्लीमेंट ए रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर आल लर्नर्स, एक्नॉलेज डिफरेंसेस एज abnormal and kind of deficit,
indifference towards individual differences, consider differences as obvious feature of human diversity। यहाँ पर क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस हैं उनको एड्रेस करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, इम्प्लीमेंट रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स। तो ये बात सभी बच्चों पर एक ही टाइप का पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, सभी बच्चों पर एक ही बात का, ये गलत है क्योंकि सभी बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो हर बच्चा एक साथ एक चीज को समझ नहीं सकता। तो ये बात गलत है कि हर बच्चे पे एक ही टाइप का करिकुलम है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक्नॉलेज डिफरेंसेस एज अब नॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिशिएट, यानी कि बच्चों के एक कमी के रूप में, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उनको एक बच्चे को एक कमी के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। नहीं, सेल्फ सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को सेल्फ सेंटर में रखा जाता है, बच्चे को हम कमी नहीं निकाल सकते। बी इन डिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंसिडर डिफरेंसेस एज ओबियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नताओं को क्या मानना चाहिए कि ये तो फीचर है हमारे ह्यूमन डाइवर्सिटी का, एक फीचर है, ओबियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, ऐसा मानना चाहिए। नेक्स्ट है इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, असेसमेंट कैसा होना चाहिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, नॉर्मेटिव, डायनामिक, ऑब्जेक्टिव एंड समेटिव। डायनामिक होना चाहिए, ये सारे बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, यानी कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को यहाँ पर टेस्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आलोक shows the following behaviors, holds head in an awkward position when reading, squinting and rubbing the eye frequently, say redness, swelling of eyes, confusing letters, this can be symptom of potential। यानी कि आलोक है वो कुछ बिहेवियर शो करता है, जैसे पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंखों को बार बार मूंदना, रगड़ना, लाल सूजन और ये अक्षर में भ्रमित होना, ये किसके लक्षण हो सकते हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, नहीं ये तो नहीं हो सकता क्योंकि उसको बोलने में दिक्कत थोड़ी हो रही है। विजुअल प्रॉब्लम, उसको देखने में दिक्कत हो रही है, उसको दृष्टि संबंधी है, क्या है, समस्याएं हैं। दूसरा है देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डेफिनेबल मोमेंट व्हेन ए चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। तो ये तो सही है, डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस इन नेचर है। और देयर इज नो ऑब्जेक्टिव डेफिनेबल मोमेंट, कोई डेफिनेबल मोमेंट नहीं है कि बच्चा अब चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में ऑब्जेक्ट कर गया। क्या हम कह सकते हैं कि कल रात 12 बजे तक जो है बच्चा चाइल्डहुड था और आज 1 बजे तक बच्चा क्या है, एडोलेसेंस में प्रवेश कर गया। तो ऐसा कोई डेफिनेट मोमेंट नहीं है, ये बात सही है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूअस है, नेचर में बच्चे का डेवलपमेंट है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर हमारी दोनों बात सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टेरियोटाइप्स एंड बायस एंड कल्चरली रेस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव, यानी कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, यानी कि चिंतनशील का क्या है, चिंतनशील का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर जो टीचर्स के जो वर्ड्स हैं वो रिफ्लेक्टिव है, अगर बच्चा टीचर्स है वो कुछ बोल रहा है तो उनका बच्चे पर इफेक्ट होगा, यानी कि टीचर है वो कल्चरली किसी बात को, कल्चरल डिफरेंसेस की बात कर रहा है तो बच्चे पर उनका इफेक्ट होगा। तो ये दोनों बात यहाँ पर सही है, both A and R true and R is the correct explanation of A। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कोग्निटिव डेवलपमेंट, कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए कोग्निटिव डेवलपमेंट को सुगम बनाने में, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। टू गिव ओनली दोज टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करंटली डू इंडिपेंडेंटली, केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। टू नहीं, उन्हीं कार्यों को, और द ओनली, यहाँ पर ओनली हो गया तो लिमिटेशंस हो गए, लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट, सिर्फ बच्चों को क्या करना चाहिए कि उनको नॉलेज और इंफॉर्मेशन देना सिर्फ, ये भी नहीं। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, यानी कि बच्चों की जो लर्निंग है उसको गाइड करना। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बच्चे को जरूरत हो वहाँ पर उसको मदद देना। टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न कम्प्लीटली
इंडिपेंडेंटली, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग। जो वाइगोस्की हैं वो स्कैफोल्डिंग की बात अपने लर्निंग में करते हैं। A middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping students make connections between concept and real world applications. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? यानी कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? Let the student research on current issue in small groups and present their findings to the class। तो देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। Let the student memorize terms and condition। यहाँ पर मेमोराइजेशन की बात हो रही है। मेमोराइजेशन यानी कि बच्चों को यहाँ पर मेमोराइज किया जाना चाहिए, मतलब सिर्फ उनको रोट मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए। लेट द स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो सिर्फ एक ही उस पर बात होगी। लेट द स्टूडेंट लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुली रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, ये बिहेवियरल है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में हम बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमारे पर यहाँ पर बच्चा क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चा एक्टिव लर्नर है। स्टूडेंट, लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन करंट इशू, यानी कि बच्चे को स्मॉल ग्रुप्स में बांट देना और उनको रिसर्च कर खुद कंक्लूड करने देना। According to Lev Vygotsky, children benefit from the experience of interacting with while working their zone of proximal development। तो लेव वाइगोत्स्की हैं, वो किसकी बात करते हैं? द फिजिकल एनवायरनमेंट, जस्ट वन साइड, भौतिक वातावरण बस बाहर, द मोर नॉलेजेबल अदर्स। ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। According to Lev Vygotsky, children benefit from the experience of interacting with more knowledgeable with others, MKO, more knowledgeable with others while working within their zone of proximal development। नेक्स्ट देखिए, डिसलेक्सिया इज ए ब्लैंक कंडीशन विच इम्पैक्ट लर्नर एबिलिटी टू। यानी कि डिसलेक्सिया एक वो स्थिति है जो किस शिक्षार्थी की किसको प्रभावित करती है, कौन सी क्षमता को प्रभावित करती है? सेंसरी, कोऑर्डिनेट, बॉडी मूवमेंट्स। डिसलेक्सिया क्या बॉडी मूवमेंट्स को प्रभावित करती है? नहीं, बॉडी मूवमेंट को भी प्रभावित नहीं करती। इमोशनल भी नहीं है। और न्यूरोलॉजिकल लिंक है, साउंड्स एंड सिंबल, ये आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें बच्चे हैं उसको उल्टा दिखता है बच्चे को। वो है 9 को 6 समझने लग जाता है, 6 को 9 समझने लग जाता है। तो ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यानी कि बच्चे को आर है वो ऐसे उल्टा दिखना, और यू है ऐसे दिखना, ये है बच्चे को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। वो उसको सिंबल्स उल्टे दिखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इनमें से कौन सा है वो सोशलाइजेशन की प्रोसेस को कैरेक्टराइज करता है, कौन सी सामाजिकरण की विशेषता है? इट इज ए लीनियर प्रोसेस। देखिए, CDP में कुछ भी लीनियर नहीं होता। डेवलपमेंट क्या है, वो लीनियर नहीं होता, एक रेखा। लीनियर का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो लीनियर नहीं है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन कॉम्प्लेक्स है कि बहुत सरल नहीं होती है, अलग अलग स्टेजेस से हमें होकर गुजरना पड़ता है। बहुत से स्टेजेस आती हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं हमारी सोशलाइजेशन प्रोसेस में। इट इज़ ए मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, ये भी सही है। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर, ये अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से संस्कृति है वो विशिष्ट रूप होती है। तो हमारा जो आंसर क्या होगा वो होगा B, C एंड D। नेक्स्ट देखिए, इन एन इनकल्सिव क्लासरूम एडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। The philosophy of inclusion advocates elimination of all individual differences through pedagogical approaches and assessment। क्या कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में भी अनुकूलन किया जाना चाहिए। ये बात सही है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो ये ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, बोथ A is true but R is false। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई अन इनकल्सिव क्लासरूम, इनमें से कौन सा समावेशी कक्षा का एक उदाहरण नहीं है? एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथियोस, incorporation of diverse perspectives, following responsible accommodations, offering differentiated instruction। यानी कि डिफरेंशिएशन देखिए तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथोस, यानी कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, यानी कि उसको पीछे छोड़ देना, उससे आगे जाना। ये सब इनकल्सिव क्लासरूम में सबको बराबर लिया जाता है, सबको बराबर अधिकार है। तो ये एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव एथोस को इनकरेज करना ये इनकल्सिव क्लासरूम में नहीं आता। नेक्स्ट देखिए, द लेस एबल ए चाइल्ड टू डू टास्क द मोर डायरेक्शन द टीचर शुड गिव, एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग IQ। देखिए क्या कह रहा है, जब बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतने अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक अधिक करता है, शिक्षक को कम से कम मदद कर लेनी चाहिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जैसे और बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। ये बात सही है कि बुद्धि को हम पूरी तरह से नहीं माप सकते। और एक बच्चा है किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, यानी कि बच्चा अगर किसी कार्य को करने में बच्चा कम सक्षम होता है तो टीचर को उसको हेल्प करनी चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा उस कार्य को करने में पूर्ण होता जाता है तो टीचर को उसको स्कैफोल्डिंग, यानी कि जहाँ जरूरत हो वहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, उसको गाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी दोनों बातें सही हैं। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। नेक्स्ट देखिए, ए टीचर नोटिसेस दैट one of her student is highly distractible and has trouble paying attention during class. Which of the following strategies would is an effective strategy in helping the student stay focused? क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को ध्यान केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? Calling the student and taking strict disciplinary action against the student, calling the parents and taking strict disciplinary action against the student। कह रहा है कि उसके बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास, यानी कि बच्चे को बार बार वही अगर बच्चे से नहीं हो पा रहा तो उसको बार बार उसी काम के लिए बोला जाए कि तुम यही काम करो, तब तक तुम्हें नहीं आता, तुम लगे रहो इसके। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये बच्चे में जो क्या है नेगेटिव फीलिंग आती है बच्चे में इसके अंदर। स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन स्पैन, यानी कि छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना कि बच्चे को उसको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करना बच्चे को। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, गिविंग ए टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, यानी कि बच्चे को टाइम देना, स्वयं नियमन और समय प्रबंधन के लिए बच्चे को टाइम देना। तो ये ऑप्शन है हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवे फॉर लर्नर एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डर एंड सीक्वेंशियल। ये क्या कह रहा है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के कई रास्ते मिलते हैं। ये बात सही है कि लर्निंग रियल लाइफ लर्निंग से बच्चों को बहुत सारी, ये बात सही है बिल्कुल कि रियल लाइफ लर्निंग में जब बच्चे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को फेस करते हैं तो वो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बात सही है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल, ये भी सही है कि डेवलपमेंट क्या है, ऑर्डरली है और सीक्वेंशियल है। तो ये बोथ A and R आर false, नहीं, both A and R are true and R is the correct explanation of A। देखिए यहाँ पर बात यहाँ पर क्या बात हो रही है, ग्रोथ की, मैच्योरेशन की, मेंटल स्किल्स की, कोग्निशन की। तो ये सब सारे किस में आते हैं, ये सब सारे आते हैं डेवलपमेंट में। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट देखिए, वर्किंग इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज
They involve student in the process of assessment. They offer insight about the process of individual students. They focus mainly on the presentation of the final product. They offer tangible evidence of student learning. ये क्या कर रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि यानी कि पोर्टफोलियो क्या एक इफेक्टिव टूल है बच्चों के वर्क इन प्रोग्रेस का, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। तो ये बात सही है। दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। दे ऑफर इंसाइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, ये भी बात सही है। प्रोग्रेस के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। दे फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कि ये ही फाइनल रिजल्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमारी गलत है। और दे ऑफर टेंगिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट लर्निंग का एक वो हमें एविडेंस देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन जो सी है वो गलत है। तो ऑप्शन में सी कहाँ पर नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी का कोर प्रिंसिपल क्या है? संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या है? लर्निंग इज प्राइमरीली ए पैसिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिसीविंग एंड मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन. Teachers should provide direct instruction and explicit guidance to student. Learning occurs when students receive correct answer and feedback from teachers. Students construct their own knowledge through active engagement with their environment. देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लर्निंग इज प्राइमरीली पैसिव प्रोसेस, तो यहाँ पर लर्निंग को पैसिव बता दिया गया है। तो पैसिव क्या है? जहाँ पर पैसिव हो जाए वो ऑप्शन निष्क्रिय है। ऐसा कैसे हो सकता है? चाइल्ड सेंटर्ड में पैसिव लर्निंग का कोई रोल नहीं है। टीचर शुड प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू स्टूडेंट, की बच्चों को शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष निर्देश देने चाहिए, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट रिसीव करेक्ट आंसर एंड फीडबैक फ्रॉम द टीचर्स, यानी कि जब टीचर्स उनको फीडबैक देते हैं तब बच्चों की जो लर्निंग की है वो प्रतिपुष्टि मिलती है। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर आउन नॉलेज थ्रू एक्टिव मैनेजमेंट, यहाँ पर एक्टिव मैनेजमेंट यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कंस्ट्रक्टिव थ्योरी का यही कोर प्रिंसिपल है कि वहाँ पर बच्चे एक्टिव होने चाहिए। बच्चे अपने नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट करे, आउन नॉलेज को, अपनी नॉलेज को दे कंस्ट्रक्ट देयर आउन नॉलेज। तो ये जो है ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरोल गिलिगन क्रिटिक ऑफ Kohlberg theory of moral development is around educational implications of the study for school-going children, ethics of care and feminist perspective, overestimation of children moral abilities, use of experimental design in studying children. तो कैरोल गिलिगन कौन थे? कैरोल गिलिगन है वो कोलबर्ग की एक स्टूडेंट थी। उनकी थ्योरी को उन्होंने अपोज किया था। उन्होंने अपोज किया था एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि कैरोल जो है कोलबर्ग है, उन्होंने अपनी थ्योरी में देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण को नहीं रखा है। तो उन्होंने, ये जो कैरोल गिलिगन है ये कोलबर्ग की एक स्टूडेंट थी, उन्होंने इनकी थ्योरी को अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि इन्होंने अपनी थ्योरी में जो फेमिनिस्ट केयर है उनको नहीं रखा है और उन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को भी नहीं रखा है। नेक्स्ट देखिए, Sujata participates eagerly in dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash. Sujata is failure avoiding learner, intrinsically motivated, mastery oriented learner and extrinsically motivated, यानी कि सुजाता क्या है? नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि उसे नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो ये सीधा सीधा ये हो गया बाह्य रूप से प्रेरित है, क्योंकि उसको फर्स्ट प्राइज दिख रहा है कि मुझे फर्स्ट प्राइज लेना है, तो ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इट इन फर्दर मेमोरी। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो ये जो है वो बंडूरा की जो लर्निंग थ्योरी है उससे रिलेटेड है। उसमें क्या कहता है? अटेंशन, रिटेंशन, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड रिट्राइव, यानी कि
ये कह रहा है कि विच ऑफ, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा अटेंशन। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट ऑफ कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। एथिक्स ऑफ लव यानी कि नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये कौन सी कोरल की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें किस स्टेज में आता है? तो ये आता है हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल मोरलिटी में आता है ये। नेक्स्ट देखिए, अन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ रिस्पेक्ट बाय। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट, नहीं। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, ये भी नहीं है। पनिशमेंट, ये भी नहीं है। रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, ये सही है कि बच्चों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो ये थे हमारे CDP के 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।